एक ऐसा बच्चा जो कि अपने भाई के साथ पहले से ही बहुत अकेला रहता था, लेकिन इसीलिए क्योंकि उसके माता और पिता उसको पहले से ही बचपन में अकेले छोड़ के चले गए थे। और वो बच्चा अपने छोटे भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और उससे प्यार करता था। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन एक ही दिन उसके सामने उसी के छोटे भाई को कोई आके मार देता है और हमें पता चलता है कि उसी गुस्से से उसके पास एक वॉरियर बॉडी है जिससे वो सबसे बदला लेता है। वो उस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर स्पिरिट गार्जियन बनता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें लियांग नाम के बच्चे को देखते हैं जिसका अभी अभी एक छोटा भाई पैदा हुआ है जिसका नाम शाओ था। तब हम देखते हैं कि उसके पापा जो कि यहाँ पर लियांग को सामने लाके बोलते हैं, लियांग तुम अभी बड़े हो चुके हो तो तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। लियांग बोलता है हाँ फादर, मैं जरूर यहाँ पर शाओ का ख्याल रखूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनके फादर यहाँ पर उनके स्पिरिचुअल ट्री में दोनों का ही नाम लिख देते हैं। और अब रात हो चुकी थी जहाँ पर दोनों ही यहाँ पर कहीं पर जाने की बात कर रहे थे, जो कि लियांग यहाँ पर चुपचाप सुन रहा था। अब जब अगली सुबह यहाँ पर लियांग उठता है तो अपने माता पिता को यहाँ पर अपने पास नहीं पाता। इस समय अपने छोटे भाई शाओ को यहाँ पर लियांग ने खुद ही संभाला। बहुत दिनों तक वेट करने के बाद भी जब उनके माता पिता वापस ना आए, अगले सीन में हम देखते हैं सेंगटोंग नाम का एक बंदा लू नाम के एक बंदे को यहाँ पर रक्षसा स्ट्रीट का जनरल बना देता है, क्योंकि लियांग के फादर ही यहाँ पर रक्षसा स्ट्रीट के जनरल थे। जैसे ही लू यहाँ पर स्पिरिट गार्जियन बन जाता है तो वो सबसे पहले यहाँ पर लियांग और शाओ को पकड़ लेता है, जहाँ पर उसका स्पिरिट गार्जियन जिसका नाम यान था वो बोलता है लियांग के अंदर तो मैजिकल पावर्स है लेकिन उसके छोटे भाई शाओ के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है। एंड ये सुनते साथ यहाँ पर लू बोलता है कि उसके छोटे भाई को ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ के आ जाओ और हालांकि लियांग को डेथ वर्ल्ड में ट्रेन करने के लिए भेज दो। हम देखते हैं कि लियांग को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको भाई को ले जाया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड। अब जब ली जा रहा होता है तो वो बहुत सारे स्पिरिट्स को मारता है और हम देखते हैं कि जब वो ह्यूमन वर्ल्ड के गेट के सामने पहुंच जाता है तभी यहाँ पर लियांग आ जाता है, जो कि आके बोलता है कि मेरे भाई को मुझे वापस दे दो। अब क्योंकि लियांग तो छोटा था तो वो जैसे जैसे शाओ को उससे पास से छुड़ा लेता है और लेके दोनों ही यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। ली बोलता है जैसे तुम लोग को लगता है कि तुम दोनों बच जाओगे, ह्यूमन वर्ल्ड में तुम लोग भूखे मर जाओगे। हम देखते हैं इस साइड लियांग जैसे तैसे करके चोरी करके उसके लिए खाना इकट्ठा कर रहा था और वो अपने भाई को थोड़ा सा खाना खिला रहा होता है। अब जब वो लोग खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम आटा था। वो आके यहाँ पर लियांग के पास बैठ के बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो, मेरे साथ चलो। लेकिन लियांग मना कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि अट्टा यहाँ पर अपना एड्रेस कार्ड देके जाता है और बोलता है कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर लेना। दूसरी साइड ह्यूमन वर्ल्ड में ठंडी पड़ चुकी थी जिस वजह से शाओ को ठंडी लग जाती है और यहाँ पर लियांग के पास पैसे नहीं होते कि वो उसकी इलाज करवा सके। अब इसके पास कोई भी चारा नहीं होता जिस वजह से लियांग को यहाँ पर अट्टा के पास जाना ही होता है। वो आके यहाँ पर रो के बोलता है कि प्लीज मुझे वो जगह पर ले चलो जहाँ पर तुम कह रहे थे कि मुझे खाना मिलेगा और मुझे पहनने के लिए भी कुछ मिलेगा। अब अट्टा यहाँ पर उसको एक लेडी के पास ले जाता है जहाँ पर वो उसके सारे काम कर देती है, उसको खाना भी देती है, उसको कपड़े भी देती है। लेकिन यहाँ पर लियांग बहुत ही दुखी था क्योंकि उसका भाई अभी भी ठीक नहीं हुआ था। अगले सीन में हम अट्टा को देखते हैं जो कि एक जन से बात कर रहा था। वो बात कर रहा था कि यहाँ पर मैंने लियांग को तो बेच ही दिया है लेकिन मैं शाओ को नहीं बेच पाया क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। और तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है, वो सारी बातें सुन लेता है। लियांग पूछता है कि तुमने मेरे छोटे भाई के साथ आखिर क्या किया। तब हम देखते हैं कि अट्टा बोलता है कि मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। तब हम देखते हैं कुछ देर बाद उसको पकड़ के वो दोनों बहुत ही ज्यादा मारते हैं, लेकिन वो दोनों उसको इतना ज्यादा मार देते हैं कि मजबूरन में यहाँ पर लियांग का स्पिरिट समन हो जाता है और लियांग के स्पिरिट का नाम यूजिन होता है। और हम देखते हैं यूजिन यहाँ पर बहुत ही आसानी से दोनों को बहुत गंदी तरीके से मारता है। उसके बाद यहाँ पर लियांग जाता है सीधा अट्टा के पास, उसको मार के वो उससे पैसे और यहाँ पर शाओ को भी ले लेता है। अब उसके पास पैसे आ गए थे तो वो डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर जाके वो शाओ का इलाज करवाता है। थोड़ी देर इलाज होने के बाद अभी हम देखते हैं कि शाओ की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लियांग की स्पिरिट गार्जियन यूजिन जो कि उससे बात करता है। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओ अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, जो कि यहाँ पर एक बच्चे को बचा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से लियांग की एंट्री हो जाती है जहाँ पर वो अपने स्पिरिट गार्जियन की मदद से वो सारे गुंडों को अच्छा खासा मार देता है। हमें पता चलता है कि लियांग और शाओ आए दिन ऐसे बच्चों की मदद किया करते थे और एक जगह पर कैंप बना के वो वहाँ पर रह रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ लियांग से पूछता है कि हमारी माँ कैसी थी। तब लियांग बताता है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी और जहाँ तक हमारी पापा की बात है तब वो तो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही लंबे थे और अगर देखा जाए तो हमारी वर्ल्ड की वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती थी। तब शाओ बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है
मुझे भी जाना है। और दूसरी तरफ लियांग का भी मूड बन जाता है कि उसे भी राक्षसा स्ट्रीट में जाना है, क्योंकि क्या पता उसके माँ बाप वापस आ गए हो। जब वो लोग राक्षसा स्ट्रीट में एंटर करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक इविल स्पिरिट एक गुड स्पिरिट को मार रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लियांग का स्पिरिट यूजिन बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, जिस वजह से हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर शाओ उसके सामने चले जाता है और बोलता है, अबे ओए अपने टक्कर वाले से लड़, जिस वजह से वो स्पिरिट उसको उठाता है और फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पर लियांग आ जाता है, उसको पकड़ के उसको एक लड़की के पास दे देता है और उसके बाद वो अपने स्पिरिट यूजिन के साथ वहां पर बहुत ही घमासान युद्ध करता है। बहुत मेहनत के बाद जहां पर वो फाइनली उस स्पिरिट को हरा देता है और वहां पर सारे गुड स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि हमारे पुराने राक्षसा स्ट्रीट जनरल के बेटे वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ लू को ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई होती है, जहां पर वो सारी बैड स्पिरिट्स को जाके बोल देता है कि उन दोनों को खोज के रखो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों इसी साइड यहाँ पर वापस जाने का प्लानिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पर वापस आकर, और तुमने फाइनली अपने गार्जियन को समन करना सीख लिया है, तो तुम जरूर यहाँ पर अब डेथ वर्ल्ड में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो गए होगे। जहाँ पर अब इन दोनों के बीच में बैटल होती है, लेकिन यूजिन अभी इतना ताकतवर नहीं होता, जिस वजह से उस बैटल को हार जाता है। और हम देखते हैं लू उसको बहुत ही गंदी तरीके से पकड़ के उठा के बोलता है कि तुम अभी कमजोर हो, जिस वजह से तुम्हारी गार्जियन भी बहुत कमजोर है। इसके बाद लू उसको पकड़ के बोलता है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ पता चला है। बहुत समय पहले यहाँ पर एक मैसेज फैला था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक साइकिक ने तुम्हारे माँ और बाबा को मार दिया है। ये सुन के लियांग और शाओ का दिल दुखी से भर जाता है। इसके बाद लू लियांग को रस्सी से बांध के एक जगह पर रख देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर सैंगटोंग आ जाता है, जहाँ पर लू उसको उसके हवाले कर देता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लियांग को लेके जा रहा था, जहाँ पर सैंगटोंग लू को बोलता है कि मेरे को नहीं पता था पिछले गार्डियन के 2 बेटे हैं। जब सैंगटोंग यहाँ पर दूसरे बेटे के बारे में लू से पूछता है तो लू बोलता है कि उसके पास कोई भी साइकिक पावर्स नहीं है, तो सैंगटोंग वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक लड़की के पास था और उस लड़की ने उसको बचा लिया था। अगले साइड हम लियांग को डेथ आइलैंड में देखते हैं, जहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए जाता है। हम देखते हैं उधर बहुत सारे बच्चे होते हैं, जहाँ पर एक खड़ूस सा आदमी उसको बोलता है कि तुम सब अगर टीचर के टेस्ट को पास कर लो तो हो सकता है कि कोई कांस्टेबल तुम्हें एक जनरल बना दे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं अगर तुम लोग पास नहीं हो पाते तो तुम्हारी सारी मेमोरीज बिटा के तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं लियांग भागने के लिए वहाँ पर पानी में कूद जाता है। तब टीचर बोलता है कि ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ये पानी तब तक तुम्हें डुबाएगा जब तक तुम पूरे नीचे नहीं पहुंच जाते, जब तक तुम्हारी मौत ना हो जाए ये तुम्हें डुबाते रहेगा। इसके बाद टीचर अपनी मैजिक का यूज करता है, लियांग को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर मिलके यहाँ पर लियांग को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लियांग अपने स्पिरिट गार्जियन यूजिन को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि ये डेड आइलैंड वैसे ही बनाया गया है जहाँ पर कोई भी अपने गार्जियन को समन नहीं कर सकता। और ये देख के वो सारे बच्चे यहाँ पर लियांग के ऊपर हंसने लगते हैं। तब वहाँ पर एक ब्लू शर्ट पहना हुआ बच्चा आता है, जिसको देख के यहाँ पर बाकी सारे बच्चे थोड़े से डर जाते हैं। और तभी वो बच्चा स्पीड की लाइट से जाता है और 3 गार्जियन को समन कर लेता है, जहाँ पर ये देख के वो सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं। और इसके बाद वो लियांग के पास आता है, जहाँ पर वो पूछता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो, जहाँ पर लियांग उसे सब सच बता देता है कि उसके भाई को इन्होंने किडनैप कर लिया है, जहाँ पर उसे बचाना है। अब हम देखते हैं वो ब्लू कलर का बॉय यहाँ पर लियांग की हेल्प करने का भी सोचता है, जहाँ पर वो लियांग को उसके पीछे आने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर डेथ आइलैंड के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त यहाँ पर वो उसके अपने बारे में बताता है कि उसके पास एक वॉरियर बॉडी है, जिससे मैं जितने चाहूँ उतने वॉरियर्स को समन कर सकता हूँ। और हम देखते हैं अब दोनों ही यहाँ पर ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो ब्लू बॉय बोलता है शायद यहाँ से अगर हम कूद जाए तो हम निकल सकते हैं। तो यहाँ पर लियांग बोलता है शायद अगर हम यहाँ से गिरे तो हम मर जाएंगे। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो ब्लू बॉय बोलता है ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है कि अगर यहाँ से हम नीचे गिरे तो हम ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी अचानक लियांग वहाँ से कूद जाता है, क्योंकि उसको अपने छोटे भाई को बचाना था और उसके पास बस एक ही ऑप्शन था। नीचे पहुंच के वो एक नदी के द्वारा यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि वो ब्लू बॉय भी इसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स के अंदर फाइट करवाता है और सारे स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट्स को अपने टीम में शामिल कर लेता है। तभी एक इविल स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको आके उसकी स्पिरिट यान आके रोक लेती है और उसे जान से मार देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यान उसको बोलता है आजकल इविल स्पिरिट्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गए। दूसरी तरफ हम साओ को देखते हैं, जो कि वो लड़की के साथ थी जिसने उसे बचाया था और उसका नाम वैन होता है। हम देखते हैं वहाँ के स्पिरिट्स यहाँ पर उसको शाओ के साथ रहने के लिए मना करती है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनती। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इस साइड लू को पता चल चुका
चुका था कि शाओ अभी खुला घूम रहा है, जिस वजह से यहाँ पर वो कुछ स्पिरिट्स को पकड़ के जबरदस्ती पूछवाते हैं और गुड स्पिरिट्स को बताना पड़ता है कि आखिरकार शाओ कहाँ पर है, जहाँ पर लू कुछ इविल स्पिरिट्स को उनके पास भेज देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस लड़की को पकड़ने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर शाओ सामने आ जाता है और अपने गार्जियन को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो स्पिरिट को समन नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो सारे इविल स्पिरिट्स उसको पकड़ के मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अपने बड़े भाई लियांग का एंट्री हो जाता है, जहाँ पर वो आता है और अपने स्पिरिट गार्जियन यूजिन के साथ सारे इविल स्पिरिट्स को मार भगाता है। उसके बाद वो अपने भाई को पकड़ के बोलता है, मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। शाओ रोते हुए यहाँ पर लियांग को बोलता है कि तुम जब नहीं थे तो इस लड़की ने ही मुझे सहारा दिया था, और हम देखते हैं कि उस लड़की के अंदर तब इविल स्पिरिट्स जागने लगते हैं। और यहाँ पर लियांग और यूजिन को पता चल जाता है कि यहाँ पर वो लड़की अभी इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है, जहाँ पर वो लड़की अचानक से शाओ के ऊपर हमला करना चालू कर देती है, जिस वजह से मजबूरन यहाँ पर लियांग और यूजिन को उसे मारना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ बहुत ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन वो उनको दफना देते हैं। और यहाँ पर शाओ रो रहा होता है क्योंकि उस लड़की ने उसका ध्यान रखा था। हम देखते हैं कि वो उसको चिल्लाता है और बोलता है, लियांग तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने उसे मार दिया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लेकर रहूंगा जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांग कुछ बोल नहीं पाता और दोनों ही यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर यान को उन दोनों के पीछे भेजने वाला था, लेकिन यान बोलता है कि यहाँ पर लियांग बस अपने छोटे भाई की वजह से आया था, अब वो यहाँ पर वापस नहीं आने वाला, जहाँ पर यहाँ पर लू भी एग्री करता है। और हम देखते हैं दूसरी साइड यहाँ पर अभी शाओ बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, वो बहुत अपने भाई की तरह ही दिखता था। शाओ के पास अभी कुछ स्किल्स आ चुकी थी, जो कि यहाँ पर वो कुछ नाइफ या कटाना के मदद से दिखा सकता था। और दूसरी साइड यहाँ पर लियांग की स्पिरिट भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रही थी। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जो कि बैठ के सिर्फ पार्टी कर रहा होता है अपनी इविल स्पिरिट्स के साथ। तभी यहाँ पर उसकी गार्जियन स्पिरिट यान आ जाती है और वो बोलती है कि हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, हम थोड़ी ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं लू बोलता है कि ये पूरी रक्सिसा स्ट्रीट ही मेरी है, तो कौन मुझे यहाँ पर ललकारेगा। दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं, जिसने मजबूरन में उस लड़के के बारे में यहाँ पर लू को बताया था। कुछ इविल स्पिरिट्स उनको मार रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ अच्छे स्पिरिट्स उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और अपनी पावर्स की मदद से जाके उन सारी इविल स्पिरिट्स को हरा देता है। उसके बाद वो एक इविल स्पिरिट को पकड़ता है और बोलता है, अगर तेरे अंदर दम है तो जाके लू को बता दे कि रक्ससा स्ट्रीट के असली मालिक यहाँ पर वापस आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात लू को पता लगती है, तभी यहाँ पर वो बहुत सारे स्पिरिट्स को उसके ऊपर छोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शाओ सिर्फ अपने स्किल्स की मदद से सबको हराने लगता है। इसे देखकर लू को हैरानी होती है कि इन 4 सालों में इतने जल्दी इन लोग इतने ज्यादा डेवलप कैसे हो गए, स्पेशली शाओ, जहाँ पर वो बिना किसी साइकिक पावर के ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लू अपने स्पिरिट गार्जियन यान को छोड़ देता है और तब यहाँ पर लियांग आ जाता है, जो कि बोलता है कि छोटे भाई तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, अब जाके सीट में बैठ जाओ और पॉपकॉर्न से इसको आराम से देखो। तब यहाँ पर लू चौंक जाता है और बोलता है, क्या ये छोटा भाई था, इसका मतलब लियांग तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। और तब हम देखते हैं कि यान यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है और यूजिन भी उसको रोकने के लिए आ जाता है। यान को भी पता चल जाता है कि यूजिन पहले जैसा वीक नहीं है और इसके बाद दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि लियांग यहाँ पर लू को बोलता है कि तुम इसको छोड़ के चले जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। जहाँ पर लू बोलता है कि तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उसने मुझे खुद सिलेक्ट किया है। और इसके बाद लियांग बोलता है, ये जगह मेरी फैमिली की है। और तभी हम देखते हैं लड़ाई में लू हार जाता है और जैसे ही लू हारता है तो यान भी हार जाता है। दूसरी साइड हम शाओ को देखते हैं उसी लड़की के कवर में, जहाँ पर वो जाके उसको फूल देता है और बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अब जब लियांग और शाओ वहां से चले जाते हैं, तब हम देखते हैं लू को, जो कि बोलता है, मैं इतने जल्दी रक्षसा स्ट्रीट को मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर लू एक मिस्टीरियस सी ट्री का बार्क को खा लेता है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी साइकिक पावर आ जाती है। इसके बाद उस ट्री के बारे में लू उनको बता के घमंड मारता है और हम देखते हैं कि अब यान और लू दोनों की ही पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर लू को लियांग और यूजिन मिलके भी नहीं रोक पा रहे थे, जहाँ पर अब लू उसको पकड़ के बहुत ज्यादा मारता है। फिर यहाँ पर लू बोलता है कि तुम्हें आखिर ये
रक्षिता स्ट्रीट के बारे में पता ही क्या है जो तुम इसकी जनरल बनने की बातें करते हो। और हम देखते हैं तब उसको फिर से मारने ही वाला था, तभी शाओ उड़ता हुआ एक चेहरे पे उसके लात मारता है और उसको साइड कर देता है। और तभी यूजिन यहाँ पर लियांग और शाओ को पकड़ता है और ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ भागने लगता है। शाओ के उस चेहरे पे लात से लू को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं लू अपने इविल स्पिरिट्स को भी उस ट्री की बार को खिला देता है, जिस वजह से रक्षिता स्ट्रीट में पूरी तहलका मच जाता है। वहीं पर यूजिन बोलता है कि हम अभी इससे लड़ नहीं सकते, यहाँ पर अभी लू उस ट्री को खाने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तब शाओ लियांग को फिर से इधर उधर की बातें बोलने लगता है कि हम फिर से उसी तरह से भाग रहे हैं, आखिर हमारी इतनी ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ। तब अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पर लियांग शाओ को एक थप्पड़ मारता है और उसको ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है और बोलता है कि ये लड़ाई मेरी है, पापा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी। लियांग की फादर ने जो सारी बातें यहाँ पर लियांग को बोली थी वो सारी बातें उनको समझ आने लगती है। अब लियांग भी इस साइड तैयार हो जाता है कि उसको कैसे फाइट करनी है। हम देखते हैं कि वो सारे इविल स्पिरिट्स को बहुत गंदा हराता है, लेकिन यार उसके अंदर एक लिमिटेड ताकत है, जहाँ पर उसकी पावर जब खत्म हो जाती है तो अनकाउंटेबल स्पिरिट्स आके उसको पकड़ के लू के पास ले जाती है। वहाँ पर जब स्पिरिट्स यहाँ पर लू को बोलती है कि छोटे भाई यहाँ पर भाग चुके हैं, तब लू उस स्पिरिट को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं उसके बाद वो लियांग को पकड़ता है और लियांग हंस के कहता है कि तुम मेरे भाई को तो कभी भी नहीं पकड़ सकते। इससे लू को समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में चला जा चुका है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ इविल स्पिरिट्स को ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रांसफर करेगा, लेकिन यान यहाँ पर उसको मना करता है क्योंकि यहाँ पर वो रूल्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर लू बोलता है रूल्स जाए तेल लेने, और हम देखते हैं कि वो कुछ इविल स्पिरिट्स को यहाँ पर भेज देता है, जहाँ पर गेट के सामने शाओ था जो कि रक्षसा स्ट्रीट में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइकिक पावर के ना होने के कारण वो वहां पर नहीं जा पाता। तभी वहां पर 4-5 स्पिरिट्स आ जाते हैं और यहाँ पर शाओ को बहुत गंदा मारने लगते हैं, और वो इविल स्पिरिट्स इनविजिबल थे जिस वजह से वो उनको देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन तब शाओ पानी खोल देता है जिस वजह से वो उनको देख पाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक इविल स्पिरिट आके लू को बोलता है कि हमने छोटे भाई को पकड़ लिया है, लेकिन लू बोलता है लेकिन क्या, उसके बाद बोलो। उसके बाद वो इविल स्पिरिट बोलता है कि हमने उसे नहीं, उसने हमें पकड़ लिया है। और इसके बाद हम गेट में देखते हैं जहाँ पर शाओ एक इविल स्पिरिट के ऊपर रहता है और वो इविल स्पिरिट अचानक से गिर जाती है। अब शाओ थोड़ा सा आगे आता है जहाँ पर लियांग बोलता है शाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तब लू शाओ का मजाक उड़ाता है और अब शाओ और लू के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लू के पास अभी ज्यादा साइकिक पावर है जिस वजह से वो अभी यहाँ पर शाओ को पकड़ता है। ना मैं तुम्हारे छोटे भाई शाओ की सारी अच्छी मेमोरीज मिटा के उसके लिए सिर्फ तुम्हारी बुरी मेमोरीज रख दूं। लियांग ये सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है प्लीज शाओ को जाने दो, जो तुम्हें करना है तुम मेरे साथ करो। लेकिन लू उसकी बात नहीं सुनता और वो शाओ की सारी अच्छी मेमोरीज मिटा देता है और सिर्फ बुरी मेमोरीज रखता है। जहाँ पर अब शाओ अपने ही बड़े भाई को अपना दुश्मन समझ बैठा था और वो दोनों अभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर लियांग अब उससे लड़ते लड़ते उसको याद दिला रहा था शाओ मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, याद करने की कोशिश करो कि हम बचपन में कैसे एक साथ सोया करते थे। लेकिन अपने शाओ को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आ रहा। उन दोनों का झगड़ा रोकने के लिए यूजिन सामने जा रहा होता है, लेकिन तभी यान पीछे से बोलता है कि तुम वहां पर मत जाओ। लेकिन यूजिन वो बात नहीं मानता, जिस वजह से यहाँ पर यान को मजबूरन में वो गोली चलानी होती है। और अब यान यहाँ पर यूजिन के ऊपर इतने सारे तीर छोड़ चुका था कि वो चल नहीं पा रहा था, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं जब तक नहीं मर जाता तब तक मैं अपनी मालिक की सेवा करता रहूंगा। दूसरी साइड हम शाओ को देखते हैं जो कि लियांग के ऊपर अभी भी हमला कर रहा था, लेकिन लियांग उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। अब आखिर में शाओ यहाँ पर लियांग के अंदर वो नाइफ को घुसा के उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तब वो सोचता है कि आखिर मैं इसको मारना क्यों चाहता हूँ। इसके बाद लिटरली शाओ यहाँ पर रोना चालू कर देता है और वो सोचता है कि आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे तो इसको मारना था लेकिन मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा। लियांग बोलता है क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, हमने बहुत कुछ अकेले सहा है, हमने बहुत कुछ अकेले सीखा है, तुम मुझे मार नहीं सकते ये मुझे पता है। और इसके बाद शाओ को अपनी पुरानी यादें आना चालू हो जाती है, जिससे उसको थोड़ी थोड़ी याद वापस आ जाती है। और तभी वहाँ पर लू आ जाता है और हम देखते हैं कि वो शाओ का हाथ आगे कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर वो नाइफ उसके अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं कि लियांग यहाँ पर बेहोश हो जाता है। शाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा रोता है और वो सोचता है कि आखिर अभी मैं क्या करूं। अपनी सारी पुरानी यादें वापस देखने के लिए आने लगती है। वो सोचता है जब वो छोटा था वो कैसे अपने भाई की उंगली पकड़ा करता था। तभी यहाँ पर शाओ बहुत ज्यादा रोने लगता है, उसको सारी यादें वापस आने लगती है। हम देखते हैं लू को जो कि बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम रो क्यों रहे हो। बाद वो शाओ को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन तभी अचानक से रक्षसा स्ट्रीट में हर जगह काले बादल आ जाते हैं और तभी अचानक से यहाँ पर शाओ के ऊपर एक बिजली गिरती है और हम देखते हैं उस बिजली की शक्ति से यहाँ पर उसके अंदर बहुत ज्यादा साइकिक पावर आ जाती है। यूजिन
यूजिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था लेकिन ये सब देख रहा होता है। वो बोलता है कि शाओ के अंदर कभी भी साइकिक पावर नहीं थी, लेकिन शायद अब हमें पता चल चुका है कि उसकी एक वॉरियर बॉडी है। लू को यहाँ पर वॉरियर बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि वो है ही गधा। तब यैन यहाँ पर लू को बताता है कि वॉरियर बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि एक से ज्यादा स्पिरिट्स को समन कर सकती है। एक नॉर्मल इंसान बस एक ही स्पिरिट को समन कर सकता है। लू बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानना चाहता कि शाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूजिन यहाँ पर एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन वक्त आ चुका है। और हम देखते हैं कि वो अपने पीछे से एक बॉक्स निकालता है। तभी हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। यहाँ पर शाओ की उम्र कम होती है और वो यहाँ पर यूजिन से पूछता है, यूजिन ये तुम्हारे बॉक्स जो तुम्हारे पीछे हमेशा रहता है, आखिर इसमें क्या है? तब यूजिन बोलता है कि इसमें एक स्पेशल वेपन है जो कि शाओ फैमिली के लिए है, तो तुम इसको आखिरकार लियांग को क्यों नहीं दे देते? तब यूजिन बोलता है, नहीं, ये वेपन सिर्फ वॉरियर बॉडी के लिए है। इस वेपन को सिर्फ वॉरियर बॉडी ही संभाल सकता है। जहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजिन अपने बॉक्स को निकाल के अपने आप का सेक्रीफाइस करता है, जहाँ से 7 जनरल बाहर आते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में जनरल एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है और यहाँ पर 7 जनरल बोलते हैं तो शायद यूजिन तुम्हें यहाँ पर शाओ फैमिली का एक वॉरियर बॉडी मिल चुका है। यूजिन बोलता है कि हाँ मुझे एक वॉरियर बॉडी मिल चुका है और वो लियांग का छोटा भाई शाओ है। लेकिन तब जनरल्स बोलते हैं कि लेकिन यहाँ पर शाओ तो बहुत ज्यादा छोटा है और वो हमारी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब यूजिन बोलता है कि मैं दोनों के साथ बचपन से हूँ और ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से मैं आप सबको ये श्योरिटी दे सकता हूँ, शाओ धीरे धीरे आप सभी की पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाएगा। और क्योंकि अब यूजिन अपना सेक्रीफाइस दे चुका था तो हम देखते हैं 7 में से एक जनरल नीचे आता है, वो भी अपने असली फॉर्म में। उस जनरल का नाम हमें सूचू बताया जाता है जो कि आके यहाँ पर यूजिन को श्योरिटी देता है कि मैं इन दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। ये सुन के यूजिन बहुत ज्यादा खुश होता है और हम देखते हैं बाकी 6 जनरल को भी अभी मानना ही पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पर यूजिन अपना सेक्रीफाइस दे देता है और हम देखते हैं 7 जनरल अभी शाओ के अंदर जा चुके थे, जहाँ पर फाइनली अभी शाओ के अंदर भी कुछ साइकिक पावर्स आ चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर बन जाता है यहाँ से। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने एक गार्डियन को समन करता है। यहाँ पर यूजिन की दी गई वेपन भी शाओ के पास ही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यान सूचो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है लेकिन सूचो उसको गले से पकड़ के उठा देता है और उसको बच्चे की तरह मारने लगता है। जहाँ पर अब शाओ उस वेपन की मदद से या फिर अपने ही स्किल्स की मदद से लू के बहुत ज्यादा मजे ले रहा था। वो लू को बहुत गंदी तरीके से पीटता है। अब शाओ की पावर के सामने लू की पावर कुछ भी नहीं तो लू यहाँ पर अपने सारे इविल स्पिरिट्स को शाओ के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर कुछ इविल स्पिरिट्स तो उसको ही मारने लगती है और बाकी इविल स्पिरिट्स जो कि शाओ के ऊपर अटैक करने वाली थी। तब शाओ डिसाइड करता है कि वो अपने फुल पावर का यूज करेगा, जहाँ पर वो पूरे इलाके को एक ही बार में उड़ा देता है। और हम देखते हैं कि शाओ को उस ब्लास्ट से कोई भी डैमेज लगने से पहले ही शूचू ने उसे बचा लिया था और वहाँ पर यैन भी लू को लेके भागने लगता है, जहाँ पर गधालू अभी भी चिल्ला रहा होता है कि शाओ से हम ऐसे हार नहीं सकते। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ यैन कि तुम अभी भी उससे लड़ोगे। यैन के पास अभी कोई और भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता जिस वजह से उसे उससे लड़ना पड़ता है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा मार खा जाता है। यैन की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी साइड शाओ सारे इविल स्पिरिट्स को खत्म कर चुका था। कुछ इविल स्पिरिट्स होती हैं जो कि यहाँ पर लू से बदला लेने के लिए जा रही होती है। तब हम देखते हैं कि यैन यहाँ पर आके उन सबको हरा देता है और क्योंकि यैन अभी बहुत ज्यादा लड़ चुका है, वो इतना ज्यादा इंजर्ड है कि वो उधर ही मर जाता है। और अब ये सब होता हुआ देख कि यहाँ पर उसका यैन भी उसके पास नहीं है। अब उसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और तभी सूचू यहाँ पर लू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी शाओ आके उसको रोक देता है और फिर बोलता है कि अभी इतना जल्दी इसको मारने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो जाके उसको ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है, जहाँ पर वो जाके कुछ ह्यूमन से पंगा ले लेता है और बहुत ज्यादा मार खाता है। दूसरे साइड हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने भाई का इंतजार कर रहा था। उसके स्पिरिट को सैंगटोंग लेके चली गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर रक्षसा स्ट्रीट के कुछ मेंबर्स बोल रहे थे कि इसको अभी से रक्षसा स्ट्रीट का जनरल बना दो। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सैंगटोंग उसकी भाई के स्पिरिट को लाके उसको दे देता है, उधर से जल्दी भाग जाता है। लेकिन फिर सैंगटोंग आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें रक्षसा स्ट्रीट का जनरल ही बनना है तो तुम्हें डेथ आइलैंड में यहाँ पर ट्रेनिंग करनी चाहिए। जहाँ पर पहले शाओ तो मना कर देता है, लेकिन लियांग के कहने पर, क्योंकि लियांग ने उस पूरी जगह को देखा था, तो वो बोलता है तुम्हें वहाँ पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि शाओ वहाँ पर ट्रेनिंग करने लग जाता है। दूसरी साइड लियांग अपने पुराने घर जो कि टूट गया था उसको वापस से बनाने की कोशिश कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुके होते हैं, जहाँ पर शाओ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके वापस फाइनली आ चुका होता है एंड वो लिटरली यहाँ पर लियांग से भी हाइट में बड़ा हो चुका था, क्योंकि लियांग एक स्पिरिट है जिसकी हाइट नहीं बढ़ती और क्योंकि शाओ एक वॉरियर बॉडी में था तो इसलिए उसकी हाइट बढ़ चुकी थी। तब लियांग बोलता है कि फाइनली मैं भी एक छोटा भाई बन गया। वहाँ पर दोनों एक दूसरे की उंगली पकड़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सीजन
सीजन एंड हो जाता है। अब हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सियलिंग होता है। सैंगटोंग उसे कार्ड देके बोलता है तो क्या तुम्हें अपनी भविष्य जानना है, लेकिन भाई वो लड़की उसको इग्नोर मार देती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट को ना देखते हुए चल पड़ी थी, जहाँ पर वो एक जन से टकरा जाती है और ये और कोई नहीं हमारा बंदा शाओ था जो कि इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। और फिर शाओ तब बोलता है अरे ए मूर्ख बालक अपनी छवि सुधार। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जो गिरा हुआ खाना होता है उसका पैसा मांगता है। वो लड़की चिल्लाती है और बोलती है लेकिन मैं पैसा क्यों दूं। उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पर रेड सिग्नल हो रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ पर पैसे मिल चुके होते हैं। इसके बाद शेलिंग को हम देखते हैं कि वो हर जगह पर जाके इंटरव्यू दे रही होती है जॉब के लिए, लेकिन बेचारे को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता, जिस वजह से वो सोच रही होती है आखिर मैं इतनी सुंदर हूँ इसलिए सब मेरे से जल रहे हैं, जिस वजह से मेरे को कोई भी यहाँ पर जॉब नहीं देना चाहता। इसके बाद वो अपने घर में आ जाती है जहाँ पर वो जाके अपनी रिफ्रेश हो जाती है। उसके बाद वो बैठी थी तभी उसको एक फोन में मैसेज आता है। मैसेज में उसको एक जन ने इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। जब वो उस जगह पर पहुंच जाती है तब हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस के ऊपर रक्षसा स्ट्रीट लिखा हुआ होता है। जब वो उस गेट के अंदर एंट्री करती है तो वो दिया गया कार्ड वहाँ पर चमकता है, लेकिन जब वो यहाँ पर एंटर कर जाती है तो बदकिस्मती से वो पूरे रास्ता ही भूल जाती है, जहाँ पर रास्ता ढूंढने के चक्कर में वो यहाँ पर घोस्ट ज़ॉम्बी से मिल जाते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी घोस्ट आके उस लड़की को पकड़ लेते हैं। दूसरी साइड हम अपने दो लौंडे को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्कूटी ठोक दी थी और उसके बाद उसको रिपेयर कर रहे थे। शाओ और लियांग को यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर रक्षसा स्ट्रीट के अंदर कोई ह्यूमन एंट्री कर चुका है और हम देखते हैं कि वो वहां पर पहुंच जाते हैं और आराम से एक ही एरो की मदद से बहुत सारे घोस्ट्स को मार गिराते हैं। और इसके बाद हम अपने हीरो शाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने वेपन की मदद से एक ही बार में सारे जन को मार गिराता है। दूसरी तरफ शेलिंग लियांग से बात कर रही थी और हम देखते हैं कि वो बताता है आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गई, ये तो दूसरी दुनिया है, मतलब एक तरफ स्पिरिट वर्ल्ड और एक तरफ ह्यूमन वर्ल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। वैसे कुछ भी हो ये मेरा भाई है शाओ जो कि यहाँ का जनरल है। उसकी आवाज को शेलिंग अचानक से पहचान जाती है, जहाँ पर ये दोनों फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करना चालू कर देते हैं। और तभी अचानक से बहुत सारे घोस्ट फिर से यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं और हम देखते हैं इस बार घोस्ट का लीडर भी आया होता है। वो आके बोलता है कि तुम मेरे को हरा नहीं सकते, तो ये ही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शाओ बोलता है अरे एक और कीड़ा आ गया यार, देखते हैं चलो इसको भी। एंड इसके बाद फिर से दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर वो घोस्ट लीडर यहाँ पर एक एनाकोंडा के साथ मिक्स हो जाता है या फिर मर्ज हो जाता है। एंड इस बार वो यहाँ पर शाओ के ऊपर भारी पड़ रहा था जो कि यहाँ पर उसको उठा के फेंक देता है। इसके बाद वो बोलता है तो अभी से मेरी रक्षसा स्ट्रीट मेरी हो चुकी है। एंड इसके बाद वो ऑर्डर देता है सारे घोस्ट्स को वो दोनों को मारने के लिए, लेकिन अपना लियांग भी थोड़ी कम है, वो फाइट करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर शाओ उठ जाता है और बोलता है बड़े भाई अभी रुक जाओ मैं जिंदा हूँ। फिर वो उठता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पर एनाकोंडा के साथ मर्ज हो गए, कितना भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन जब एक ह्यूमन यहाँ पर एक स्पिरिट के साथ कॉम्बाइन होता है तो उसे हराना नामुमकिन है। इसके बाद शाओ अपने स्पिरिट सूचू को शमन कर लेता है और सूचू को देख के यहाँ पर ज़ॉम्बी लीडर की तो फट चुकी थी, जहाँ पर वो भागने लगता है, लेकिन एक ही अटैक में यहाँ पर ज़ॉम्बी लीडर और उसकी पूरी टीम मारी जाती है। फिर शाओ उठता है और बोलता है तो हाँ भाई और किसको बनना था रक्षसा स्ट्रीट का जनरल, और किसे कहते हैं भाई इस एनीमे को पूछो कभी। अब अगली सुबह हम देखते हैं शेलिंग को जो कि नींद में उठती है और बोलती है अच्छा हुआ ये एक सपना था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने शाओ और लियांग बैठा होता है, जिस वजह से वो डर जाती है। और वो इसके बाद शाओ उसको बहुत ज्यादा डराने लगता है, बोलता है कि रक्षसा स्ट्रीट के अंदर तो सिर्फ वही एंट्री ले सकते हैं जिनके पास साइकिक पावर्स हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे अंदर से कोई भी साइकिक पावर्स हम दोनों को महसूस नहीं हो रही। डर के मारे शेलिंग यहाँ पर अपना बैग फेंक के शाओ के ऊपर मारती है, जिससे वही कार्ड निकलता है। उस कार्ड से दोनों को पता चलता है कि ये कार्ड तो साइकिक कार्ड है, और इससे शेलिंग दोनों को बताती है कि मेरे को एक बंदे ने मैसेज किया था जिस वजह से मैं इधर आई। और उसके बाद जब वो मैसेज को देखते हैं तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस मैसेज को सिर्फ वही पढ़ सकते हैं जो कि साइकिक पावर्स को रीड करना जानते हो। इसके बाद हम देखते हैं शाओ जो कि शेलिंग को अपने जगह पर वापस छोड़ने जा रहा था। वहाँ पर बाइक पे वो शेलिंग पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। शाओ बताता है कि मेरे पापा यहाँ के जनरल थे, जिसके बाद यहाँ पर एक जन ने कब्जा कर लिया था जिससे हम लोग बहुत मुश्किल से बचे थे, और फिलहाल मैं यहाँ का जनरल हूँ। इसके बाद शेलिंग बोलती है मैंने तो इसे बहुत छोटा सा सिटी समझा था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है। शाओ बोलता है हाँ पहले ये छोटी ही थी, लेकिन अभी वो स्पिरिट्स बढ़ने के चलते इस सिटी को भी बड़ा करना पड़ा। इसके बाद यहाँ पर शेलिंग बोलती है कि वो तुम्हारे साथ जो था जिसने तुम्हारा साथ दिया आखिर वो कौन है।
तब शाओ बोलता है जरा पीछे तो मुड़ो। पीछे हम यहाँ पर शूचू को देखते हैं जो कि अपने घोड़े पे सवार था। रास्ते में कुछ घोस्ट मिलते हैं जिनको दोनों ही उड़ा देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गेट से पार होते हुए वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और उसको भेजने के बाद वो बोलता है कि ये काम मैंने फ्री में नहीं किया, मुझे इसके पैसे चाहिए। शियलिंग बोलती है मुझे पता ही था, तुम ऐसे ही हो, तुम चेंज नहीं हो सकते। इसके बाद वो उसे कुछ पैसे देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि शायद तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी साइकिक पावर्स है, क्योंकि सैंगटोंग नाम का बंदा सिर्फ उसे ही मैसेज करता है जिसके पास थोड़ी बहुत साइकिक पावर्स हो, ताकि वो रक्ससा स्ट्रीट के नए नए जनरल्स को खोज सके। घर में आके शियलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है, सोचती है कि वो यहाँ पर अपने एक पर्सनल गार्डियन स्पिरिट को भी समन कर सकती है, जिस वजह से उसको ट्राई करने लगती है। लेकिन उस गेस्चर को ट्राई कर लेने के बाद भी उसको कोई स्पिरिट गार्डियन नहीं मिलता, जिस वजह से वो बोलती है कि नहीं मैं तो ह्यूमन वर्ल्ड में ही ठीक हूँ। और वहाँ पर अगले दिन ही उसको एक जॉब भी मिल जाती है, जिस वजह से जो सैंगटोंग ने उसको काट दिया था वो उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है, जहाँ पर वो कार्ड सीधा एक रोबोट के सामने जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि वो उस रोबोट ने वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन शियलिंग के बारे में वहाँ से निकाल ली थी और वो रोबोट सीधा शियलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन उसके बॉस को दे देता है, जहाँ पर वो बोलता है कि उसको पकड़ लो। दूसरी साइड यहाँ पर शियलिंग रेडी हो रही थी अपने जॉब में जाने के लिए और तभी वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है, लेकिन तभी सैंगटोंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से उस रोबोट को वो मार गिराता है। वो बोलता है कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी स्पिरिट गार्जियन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम जल्द से जल्द रक्ससा स्ट्रीट के लिए निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर रोबोट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और सैंगटोंग अकेला उसको कैसे रोकता। लिफ्ट में भी रोबोट्स थे, वो छत में जा चुकी थी, लेकिन छत में भी रोबोट्स आ जाते हैं। तब सैंगटोंग वहाँ पर उसको नीचे भेज देता है। अब जब वो रक्ससा स्ट्रीट जा रही थी तो वो सिर्फ दौड़ रही थी, जिस वजह से वो रास्ते में नहीं देखती और तभी एक ट्रक उससे टकराने वाला था, लेकिन तभी वो ट्रक के खुद ही टुकड़े हो जाते हैं और ये किसी और ने नहीं बल्कि शियलिंग के स्पिरिट ने ही किया होता है। उसकी स्पिरिट की झलक अब शियलिंग और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन भी देख चुकी थी। और भाई जरा यहाँ पर शियलिंग की स्पिरिट को देखो जो कि यहाँ पर कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। दूसरी साइड यहाँ पर शियलिंग रक्ससा स्ट्रीट पहुंच चुकी थी, जहाँ पर शाओ नहीं होता क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ डिलीवरी करने के लिए गया होता है। और यहाँ पर शियलिंग शाओ की बुराई कर रही होती है, तभी शाओ यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है मेरे ही घर में आके मेरी ही बुराई कर रही हो। दूसरी साइड हम यहाँ पर लियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पर शियलिंग को अपना स्पिरिट ट्री दिखा रहा होता है और वो बोलता है कि हमारी पूर्वज ट्री है, यहाँ पर हम बचपन से ही अपने विश मांगा करते हैं। यहाँ सैंगटोंग शाओ को बोल रहा था क्यों ना तुम शियलिंग को थोड़ी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन तब शाओ बोलता है ट्रेनिंग वगैरह छोड़ो, इसको सीधा डेथलैंड में भेज दो। अरे 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 एक सेकंड, मैं तो भूल ही गया, वहाँ पर बच्चों को भेजते हैं आंटियों को नहीं। तब देखते हैं कि दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तब सैंगटोंग बोलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में यहाँ पर शियलिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, रक्ससा स्ट्रीट में भी उसको खतरा है लेकिन थोड़ी सी कम है, तो शाओ तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। फिर शाओ बोलता है तो ठीक है, आज से मैं इसकी मम्मी बन गया। फिर शियलिंग बोलती है कि मेरे को सारे काम आते हैं, वैसे भी तुमसे कौन हेल्प मांग रहा है। तब हम देखते हैं कि शाओ बोलता है ऐसा है तो फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ अगर तुम्हें सारे काम आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियलिंग यहाँ पर एक वेटर के ड्रेस में होती है, क्योंकि शियलिंग यहाँ पर शाओ के घर में होती है तो यहाँ पर वो उसका पूरा फायदा उठाता है। लगभग सारे काम वो उससे ही करवा रहा था और यहाँ पर लियांग को उसके ऊपर तरस आ रहा होता है, जिस वजह से वो शाओ को मना करता है। लेकिन शाओ बोलता है अरे करने दो, वैसे भी आपने देखा नहीं है ये कितना ज्यादा खाती है और वैसे भी इससे मेरा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सुन के हम देखते हैं शियलिंग का सातवां आसमान में गुस्सा होता है। वो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ से रेंट दे के रहूंगी। शाओ बोलता है ठीक है फिर, ये तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, तुम्हें हर महीने के 100 येन देने होंगे। हम देखते हैं कि ये चीज तो यहाँ पर शियलिंग के लिए बहुत ज्यादा कम होती है। वो शाओ को 200 येन देती है और सारे काम करवाती है घर के। और सब कुछ कर लेने के बाद जब वो जाके बैठता है तब यहाँ पर हम देखते हैं कि लियांग शाओ को पूछता है आखिर स्पिरिट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक कोई भी हमला क्यों नहीं किया। तब शाओ बोलता है तुम्हें क्या लगता है, अरे बड़े भैया वो मुझसे डर गए होंगे। अगले सीन में हम सैंगटोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर लियांग और शाओ के पास थे और हम देखते हैं कि सैंगटोंग अभी दोनों को बताता है शियलिंग की जो स्पिरिट है वो किसी भी मरे हुए इंसान को रिवाइव कर सकती है, इसीलिए स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे पड़ी हुई है। और इतनी रेयर स्किल देख के यहाँ पर लियांग और शाओ दोनों ही चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर शियलिंग को बाहर बुलाता है और बोलता है बहुत हो गया, तो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होने वाली
वाली है। और शेलिंग सोच रही थी भाई ये बंदा बहुत दोगला है, ये अभी कुछ और बोल रहा था, अभी कुछ और बोल रहा है। वैसे तो अपना श्राव यहाँ पर अपने ही फायदे के लिए ये सब करेगा, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को रिवाइव करना चाहता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वो मर चुका था और ये जो उसके साथ है वो सिर्फ उसकी स्पिरिट है। इसके बाद शाओ और शेलिंग मिलके बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि अपने ब्रीदिंग कंट्रोल और बहुत कुछ। अब इतनी सारी ट्रेनिंग करके वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ पर आराम से कुछ देर रेस्ट कर रही थी। तब वहाँ पर लियांग भी था, जो कि बोलता है कि मेरा भाई कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हारी भलाई के लिए भी कर रहा है। अगले सीन में हम सैंगटोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लियांग और शाओ से बात कर रहा था। वो बोलता है कि मेरे को क्रिमिनल का पता चल चुका है, और क्रिमिनल का नाम सुनने के बाद यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब शाओ घर में जाने से पहले बोलता है कि जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। अब रात भर शेलिंग यही सोच रही होती है कि आखिर शाओ ने उसे ऐसा क्यों कहा, और वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी बाहर एक धमाके की आवाज आती है। बाहर लियांग और शाओ भी उस धमाके को देख रहे थे, जहाँ पर वो वहाँ पर जाने की बात करते हैं। शेलिंग भी उन दोनों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जाती क्योंकि शाओ मना कर देता है। लेकिन ये लड़की कहाँ मानने वाली थी। हम देखते हैं कि वो दोनों तो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शेलिंग दौड़ दौड़ के ही जाने लगती है। वहाँ पर शाओ सबको डिफीट कर रहा होता है, जहाँ पर लियांग नोटिस करता है कि इस बार तो हर डायरेक्शन से ज़ॉम्बी घोस्ट आ रहे हैं। शायद स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि सक्सेस स्ट्रीट के सबसे वीक कॉर्नर कौन से हैं। तभी वहाँ पर शेलिंग भी आ पहुंचती है और वो लियांग के साथ खड़ी होती है, जहाँ पर लियांग बोलता है तुम आ गई, मेरे भाई को देखो जो कि कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। तुम्हें पता है पहले ये भी बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था और ना ही इसके पास कोई भी स्पिरिट थी, तब तो मुझे ही इसे बचाना पड़ता था। लेकिन उसके बाद इसने अपने ऊपर विश्वास करना चालू किया, जहाँ पर मुझे बचाने के लिए ये अपने जान पे खेल के आया। बस जो वो एक अपने ऊपर उसने भरोसा किया था, जिस वजह से उसे आज इतनी सारी स्पिरिट गार्जियन मिल चुकी है। साथ ही साथ लियांग यहाँ पर कुछ घोस्ट स्पिरिट्स को भी हरा रहा होता है। ये सब स्पीच सुनने के बाद शेलिंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है, जिसके बाद दिन से ही वो सारी चीजें ट्राई करने लगती है और फाइनली वो एक बार अपने स्पिरिट को समन करने में थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाती है। जहाँ पर स्पिरिट बाहर तो नहीं आता, लेकिन वो उसको थोड़ी सी दिख जाती है, जिस वजह से शेलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ पर पीछे भाग जाती है। लियांग आके बोलता है कि डरो मत, ये तुम्हारा पहला स्टेप था। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में किसी को खोज रहा होता है, और वो कोई और बंदा नहीं दूसरे स्ट्रीट का जनरल होता है। सैंगटोंग ने जिस क्रिमिनल के बारे में यहाँ पर दोनों को बताया है, उसी क्रिमिनल के बारे में वो हर जगह पूछता है। दूसरी तरफ वही क्रिमिनल उसको यहाँ पर अपने ऑपरेशन से देख रहा होता है, और जो रोबोट यहाँ पर शाओ को देख के सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा था, वहाँ पर उसको शाओ ने देख लिया होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर जाके उसके सिर से धड़ को अलग कर देता है। और भाई यहाँ पर वो उस विलेन को मारना इसलिए चाहता था क्योंकि वो विलेन वही है जिसने यहाँ पर शाओ और लियांग के माता पिता को मारा होता है। उसे उस विलेन को मार के अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है। अब सैंगटोंग उस रोबोट में ऐसा कुछ करता है जिससे कि वो दोनों डायरेक्ट के बॉस से मिल जाते हैं। वहाँ पर उनका बॉस दोनों से कहता है तुम दोनों कितने भोले हो, तुम दोनों ने राक्षसा स्ट्रीट को ऐसे ही अकेले छोड़ के चले आए और तुम्हें लगता है मैं इस चीज का फायदा नहीं उठाऊंगा। तब यहाँ पर शाओ बोलता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है, राक्षसा स्ट्रीट की बॉर्डर को तोड़ के अंदर जाना इतना आसान नहीं। तब वो बॉस बोलता है कि मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ी वाली गलतफहमी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लियांग और शेलिंग को देखते हैं। शेलिंग बोलती है क्या ये चाल हो सकता है कि हमारे दो अच्छे फाइटर्स को राक्षसा स्ट्रीट से बाहर निकाल के यहाँ पर अटैक करने का उनका कोई प्लान हो। तभी अचानक से वहाँ पर कोई मकड़ी टाइप की घोस्ट अपीयर होके उनके ऊपर अटैक कर देती है। क्योंकि लियांग के पास यहाँ पर अपनी स्पिरिट नहीं है, लेकिन फिर भी तब के लिए वो उस मकड़ी को हरा देता है, लेकिन वो मकड़ी फिर से जिंदा हो जाती है और इस बार वो लियांग को दूर फेंक देती है। साथ ही वो अपने मकड़े के जाले से यहाँ पर शेलिंग को भी पकड़ लेती है। दूसरी साइड शाओ बैठ के बोल रहा था कि मुसीबत के वक्त पे ही यहाँ पर शेलिंग अपनी फुल पावर का यूज कर सकती है। यहाँ पर लियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो उठता है और वो एक रोबोट को समन करता है, क्योंकि वो एक ऐसा रोबोट है जो कि यहाँ पर साइकिक पावर से चलता है और ये कोई भी गार्डियन नहीं है। यहाँ लियांग अपने रोबोट के साथ मर्ज हो जाता है और उसके बाद वो स्पाइडर को बहुत बुरा मारता है। बस एक ही अटैक में वो स्पाइडर पूरा खत्म हो जाता है। दूसरी साइड यहाँ पर सैंगटोंग बोलता है कि तुम भूल रहे हो राक्षसा स्ट्रीट को दो भाई कवर करते हैं, एक को भी कमजोर समझने की गलती की मतलब तुम मारे जाओगे। यहाँ पर सारी फाइट खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर लियांग की रोबोट की हालत खराब हो चुकी थी। शेलिंग बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए भी एक ऐसा रोबोट बना सकते हो। लियांग बोलता है रोबोट बनाने से अच्छा तुम अपने स्पिरिट को समन करना सीख लो, बेशक वो इस रोबोट से तो ज्यादा ही पावरफुल होगा। अगले दिन हम सैंगटोंग को देखते हैं और यहाँ पर साथ में सूचू को भी देखते हैं। सैंगटोंग बोलता है
कि एक गार्डियन स्पिरिट सिर्फ लड़ाई में नहीं तुम्हारी हर बात मानेगा। और इसके बाद वो बोलती है, लेकिन मैं जब भी अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश करती हूँ तो उसके अपीयरेंस से मेरी तो यहाँ पर फट जाती है। मगर क्यों? शाओ बोलता है, तुम उससे धीरे धीरे कोऑर्डिनेट कर जाओगी। वो उससे कुछ मूव्स करवाता है लेकिन वो कोई काम नहीं देती और वो बोलता है, मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी स्पिरिट को बाहर कैसे निकालना है। इसके बाद वो शेलिंग को लेता है सूचू के साथ और उसको घोस्ट ज़ॉम्बीज के पास जाके छोड़ के उधर से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब वो घोस्ट ज़ॉम्बीज यहाँ पर शेलिंग के ऊपर अटैक करते हैं तो वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपनी स्पिरिट को बाहर नहीं निकाल पाती, जहाँ पर बाकी तीनों आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। उन तीनों को समझ आ जाता है कि शेलिंग की स्पिरिट यहाँ पर बाहर इसीलिए नहीं आ पा रही क्योंकि वो स्पिरिट यहाँ पर उसके ही हार्ट चेन से बंधी हुई है। अगले सीन में हम सैंगटोंग को देखते हैं जो कि शाओ को बोलता है, क्यों ना हम शीलिंग को उस टहनी को खिला दे, इससे तो ये श्योर है कि वो अपनी स्पिरिट को तो समन ही कर लेगी। लेकिन तब शाओ मना कर देता है, बोलता है कि वो ट्री मेरी फैमिली की है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के हाथ लगे। ये सब बात यहाँ पर शीलिंग सुन चुकी थी जिस वजह से उसे सब कुछ बताना पड़ता है। सब जानने के बाद वो खुश हो जाती है कि उसे अभी ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब शाओ मना कर देता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ लियांग बोलता है, शाओ मुझे पता है तुम लू के बारे में अभी तक नहीं भूले, लेकिन शीलिंग वैसी नहीं है, वो अपने पावर्स को अच्छाई के लिए ही यूज करेगी। दूसरी तरफ शीलिंग उदास बैठी हुई थी जहाँ पर सैंगटोंग आके उसको थोड़ा सा दिलासा देता है। यार इसकी आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो सारे रिवेंजेस, वो सारे स्पिरिट समनिंग। अगर आप पार्ट 2 के लिए कमेंट करो तो मैं जल्दी से इसके पार्ट 2 को ला दूंगा। और हाँ यार, एक बंदा है एनी जियोड जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाता है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है और उसकी क्वालिटी और वीडियोस देख के आप उसके वीडियोस के दीवाने हो जाओगे। इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है। तब तक के लिए मिलता हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में।